वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। और ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए, ये कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है? वीओसी पोर्ट, दैट इज वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहां पे ये स्टार्ट होगा। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए जो प्लांट बनाया जाएगा, एंड इट इज द फर्स्ट इन अ पोर्ट। जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट, वहां पे पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी, जिससे कि पूरा जो पोर्ट है उसको ऑपरेट किया जाएगा। तो दिस इज द न्यूज अबाउट इंडियाज फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो वेयर इज दिस वीओसी पोर्ट, जो कि टूटिकोरिन तमिलनाडु में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द मैप। यहाँ पे दिस इज द लोकेशन ऑफ द पोर्ट। तो यहाँ पे जो पोर्ट है, यहाँ पे बनाया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करी जाएगी। तो दिस इज फर्स्ट पोर्ट जहाँ पे कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी होने वाली है? देखो, इसकी कैपेसिटी होगी 10 nm³ पर आवर। nm³ का मतलब क्या होता है? नॉर्मल क्यूबिक मीटर। और इसका जो कॉस्ट है वो है अप्रोक्स 3.87 करोड़ का इसका कॉस्ट है। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बनाया जा रहा है? बिकॉज जो ग्रीन हाइड्रोजन है, दिस इज क्लाइमेट फ्रेंडली, कार्बन इमिशन नहीं करता है। और दूसरा, जो हमारा फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, जो दूसरी कंट्रीज से हम बहुत सारा ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, उसमें जो कॉस्ट आता है वो भी इससे रिड्यूस होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये अलाइन होता है विकसित भारत 2047 मिशन के साथ में। ठीक है, 2047 में क्या है? 2047 में वी गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947। तो 2047 में हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल हो जाएंगे। तो बहुत सारे टारगेट्स हैं जो कि 2047 तक का कंप्लीट करने हैं। दिस प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ विकसित भारत 2047 मिशन एंड ऑल्सो सागरमाला प्रोग्राम जो चल रहा है, उसका भी ये पार्ट है। तो इंडिया पार्ट ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है। हमको अभी क्या चाहिए? क्लीन एनर्जी चाहिए, जिसमें कि कार्बन इमिशन कम हो, जिससे कि पॉल्यूटेंट्स का भी इमिशन कम हो, उसका ये एक पार्ट है। एंड ऑल्सो कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर प्रोजेक्ट। देखो, जो हमारा जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, ठीक है, अप्रोक्स 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। और यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं जहाँ पे कि शिप आते हैं। और यहाँ पे इन पोर्ट्स में भी और इन शिप्स में भी क्या होता है? इनसे भी पॉल्यूशन कॉज होता है, ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो कोस्टल ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जो स्टार्ट जो है कांडला टू टूटिकोरिन। देखो, कांडला कहाँ पे है? कांडला है गुजरात में, वहां से लेके यहाँ पे तमिलनाडु तक का। तो ये जितने भी पोर्ट्स हैं, उन सबको क्या करना है? ग्रीन शिपिंग मीन्स कि हमें ऐसे फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, जो पॉल्यूशन को भी कम करे। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी क्या है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सो व्हाट इज हाइड्रोजन एनर्जी और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, और ये कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली है, ये हमें जानना है। तो हाइड्रोजन एनर्जी, इसे हम कह सकते हैं फ्यूल फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर का ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल हो सकता है, क्योंकि हमें फॉसिल फ्यूल्स जो है, जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सबको रिप्लेस करना है। ये जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, चाहे वो कोल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, और एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। एंड ऑल्सो ये धीरे धीरे ख़त्म भी होते जा रहे हैं इनके रिसोर्सेस, तो ये ज़्यादा चलेंगे नहीं। सो दैट्स वाई हमको ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे शिफ्ट होना है। तो हाइड्रोजन गैस को भी हम मान सकते हैं कि फ्यूल फॉर द फ्यूचर। हालांकि इसका अभी जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, अभी वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होना अभी बाकी है। ठीक, तो अब ये काम कैसे करता है? हाइड्रोजन एनर्जी काम करता है फ्यूल सेल्स में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, दिस इज अ फ्यूल सेल। इस तरीके के फ्यूल सेल्स जो होते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल सेल कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला है? इसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं, और उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सो लेट्स सी कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता कैसे है। जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है, दिस इज वन सेल, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो होते हैं, वो हम उसको हम स्टैक करते हैं, और वो एक साथ मिलके फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। और इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं हमारे जो व्हीकल्स हैं, या फिर जो फ्यूल सेल जो कार्स होंगे, फ्यूल सेल कार्स में, बसेस में इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टेबल डिवाइसेस जैसे लैपटॉप्स हैं, फोन्स हैं, उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल वो डिवाइस है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब इस फ्यूल सेल के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है?
फ्यूल सेल है तो इसमें कौन सा फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन। देखो, तो अब इसमें आती है हाइड्रोजन, हम इसमें डालते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। एक होगा इसमें एनोड एंड कैथोड। अब ये जो हाइड्रोजन है, एनोड पे ये टूट जाता है, हाइड्रोजन H2 टूट के ये क्या बनाएगा, ये बनाता है H पॉजिटिव, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेपरेट होता है हाइड्रोजन से, ये जाता है इस पाथवे से होते हुए जाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट बनती है, जिस तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का हम इस्तेमाल करते हैं जो भी जिस भी डिवाइस में हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। और हम इसमें डालते हैं ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन एटम के साथ में, हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्ट करती है, तो H+O2 यहाँ पे बन जाता है, H2O बन जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है, H2O इज वाटर। तो अब जो फ्यूल सेल है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी भी बन रही है, इसमें से जो एग्जॉस्ट है, जो बाहर निकलेंगे पॉल्यूटेड एयर्स, तो पॉल्यूटेड एयर में सिर्फ क्या निकलता है, H2O। इट मीन्स कि वाटर का वेपर इससे निकलता है, और कुछ अमाउंट में एनर्जी इससे बाहर निकलेगी। तो इसमें क्योंकि हमने हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया एज अ फ्यूल, और इसमें कोई कार्बन तो प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, सल्फर भी नहीं है, इसलिए इसमें नॉक्स भी नहीं बनता, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी नहीं बनते, सल्फर के ऑक्साइड्स भी नहीं बनते। तो इट मीन्स कि ये काफी ज्यादा, इट्स अ क्लीन फ्यूल। इससे कोई भी पॉल्यूटेंट इमिट नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ वाटर वेपर बाहर निकल रही है। तो दैट्स वाई हम इसको कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन एनर्जी है, इससे हम एक क्लीन फ्यूल की तरह, क्लीन फ्यूल की तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनली वाटर वेपर एंड हीट आर द इमिशंस फ्रॉम द फ्यूल सेल। तो इसमें से सिर्फ वाटर वेपर और हीट ही इमिट होती है। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये कितने टाइप की हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन को। तो ये ग्रे हाइड्रोजन हो सकता है, ब्लू हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता है। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज ग्रे हाइड्रोजन, देखो जब हम हाइड्रोजन बना रहे हैं किससे, फॉसिल फ्यूल से, यानी कि हम कोल का इस्तेमाल करके हमने हाइड्रोजन बनाया। तो जब हम कोल से हाइड्रोजन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट इमिट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उस हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन तो बर्न करके जिसमें भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे व्हीकल्स में करें या फिर अपने लैपटॉप्स या किसी में भी एज अ फ्यूल सेल हम इस्तेमाल करें, वहां से तो इमिट नहीं होगी पॉल्यूटेड गैसेस। लेकिन इसके बनने की जो प्रोसेस है, कोल से हाइड्रोजन में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स इमिट होंगे। तो दिस इज, तो इसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, और ये काफी पॉल्यूटिंग होती है। देन नेक्स्ट इज ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन हम बनाते हैं किससे, नेचुरल गैस से। नेचुरल गैस मतलब मेथेन, मेथेन से हम बनाते हैं। तो मेथेन का क्या हम करते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग, जिसे हम SMR भी कहते हैं। तो मेथेन का हम करते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। वो कैसे होता है, स्टीम का मतलब होता है वाटर, वाटर की स्टीम, वाटर का वेपर, ठीक। तो मेथेन जो है CH4, इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ में, वाटर वेपर के साथ में, और यहाँ पे बनता है एक तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें भी हमें करना है, एज अ फ्यूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस हाइड्रोजन का। बट दिस इज, ये कम पॉल्यूटिंग है ये वाला जो मेथड है, इसीलिए हम इसको ब्लू हाइड्रोजन बोलते हैं, बट थोड़ा बहुत पॉल्यूशन इसमें से भी हो सकता है। फिर तीसरा है ग्रीन हाइड्रोजन। दिस इज नॉन पॉल्यूटिंग, दिस इज नॉन पॉल्यूटिंग वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। वाटर क्या है, वाटर इज H2O। तो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हमें यही हाइड्रोजन चाहिए एज अ हाइड्रोजन फ्यूल। तो हम इसको तोड़ देंगे, उससे हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इस हाइड्रोजन को हम कलेक्ट कर लेंगे, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया जाता है वाटर का, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोलाइजर की हमें जरूरत पड़ती है, तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, UPSC एंड नेट JRF। Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers. So green hydrogen is a form of renewable energy. ये एक renewable energy है जिसे प्रोड्यूस किया जाता है बाय स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बनानी है, ठीक। उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना है, H2O को हमें तोड़ देना है। तो उसमें भी हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्लीन एनर्जी कब होगा, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्लीन एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं।
सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया हमने, और इस इलेक्ट्रोलाइजर में हाइड जो H2O है उसको हमने तोड़ दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। इस हाइड्रोजन को हमने कलेक्ट कर लिया, तो दिस इज अ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी स्टेज पे पॉल्यूशन इमिट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इसको स्प्लिट करने का जो प्रोसेस है, इसमें अगर हम फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन बनाने में, तो फिर स्टिल ये फिर क्लीन फ्यूल नहीं रहेगा, क्योंकि कोल का इस्तेमाल अगर हमने किया तो कोल कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनने में तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बाकी के पॉल्यूटेंट्स इमिट हो जाएंगे। तो उस केस में ग्रीन हाइड्रोजन हम इसे नहीं कहेंगे। हम इसे ग्रीन हाइड्रोजन तभी कहेंगे जब इस इलेक्ट्रोलाइजर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं वो किसी क्लीन एनर्जी सोर्स से आए, वो सोलर एनर्जी से आए या फिर वो विंड एनर्जी से हो या न्यूक्लियर पावर से हो, तो तब हम इसे कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। तो सिग्निफिकेंस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन का? ऑफ कोर्स इट इज क्लाइमेट न्यूट्रल मैनर में हम इसको बनाते हैं, इसमें से कोई CO2 इमिट नहीं होती, इसके बनने की प्रोसेस में CO2 इमिट नहीं होती, और इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं CO2 इमिशन नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 2050 तक का जो इंटरनेशनल गोल है कि हमें नेट जीरो इमिशन को अचीव करना है। नेट जीरो इमिशन मतलब कि जितना भी हमारे जो भी हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है या कोई भी एक्टिविटी है, उससे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जा रहा है उस पूरे को हमें वापस से एब्जॉर्ब कर लेना है। अगर 100 किलोग्राम CO2 इमिट हो रहा है, तो 100 किलोग्राम CO2 ही हमने वापस एब्जॉर्ब कर लेना है, या फिर उसको इमिट होने से ही हमें रोकना है। नेट जीरो इमिशन का यही मतलब है। तो हमें अगर उसको अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? क्लीन एनर्जी सोर्सेस चाहिए। तो ये जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज अ क्लीन एनर्जी सोर्स। तो इसके इसमें पोटेंशियल है डीकार्बोनाइज वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं जहाँ से कि कार्बन इमिशन होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इंडस्ट्री है, पावर, बिल्डिंग्स, इन सारे सेक्टर से CO2 इमिट होती है। तो हम इसको डीकार्बोनाइज कर सकते हैं अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकें। अब स्टेटस क्या है, इंडिया में क्या स्टेटस है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का? देखो, इसके लिए हमारा है एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो कि लॉन्च हुआ था 2023 में, ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसका एम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। कितना हमें डेवलप करना है? 5 MMT। MMT मीन्स मिलियन मीट्रिक टन्स पर एनम। एक साल में हमको 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है अंडर दिस मिशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी इससे कितनी ऐड होगी? लगभग 125 गीगावाट का हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकेंगे इससे। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। ऑल्सो इट विल ऑल्सो क्रिएट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दिस इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये इंसेंटिवाइज करता है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मेक इंडिया अ नेट एक्सपोर्टर। तो ग्रीन हाइड्रोजन कौन बनाएगा? इसको कंपनीज बनाएंगी। ठीक है, तो उनको इंसेंटिव्स यहाँ पे दिया जाएगा, या फिर उनको सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, ताकि हम नेट एक्सपोर्टर बन सकें, इतना हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके कि उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो इसमें कुछ स्कीम्स है, 2 स्कीम्स है इसमें। पहला तो है साइट। साइट मीन्स स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब ये जो साइट है, ये फंड करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स। देखो, ये है इलेक्ट्रोलाइजर, और इसकी हमें ज़रूरत है क्योंकि वाटर जो है उसको स्प्लिट करना है, उसको तोड़ना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो वो कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोलाइजर में होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइजर का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि इंडिया में ही हम इलेक्ट्रोलाइजर्स को बना सकें, हमें इसको इंपोर्ट ना करना पड़े किसी दूसरी कंट्री से। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये फंड करेगा। दूसरा है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स बनाए जाएंगे, स्टेट्स एंड रीजन्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। देखो, हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो तभी हम उसका फिर इस्तेमाल कर पाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में। पेट्रोल को अगर हमको रिप्लेस करना है हाइड्रोजन से, तो उसका लार्ज स्केल हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ग्रीन हाइड्रोजन हब्स हैं वो बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, रीजन्स पे, जहाँ पे कि एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सके ग्रीन हाइड्रोजन का। अब तो इसमें चैलेंजेस क्या क्या है ग्रीन हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग में? तो पहला तो नेसेंट स्टेज में है अभी इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकें जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। तो इसमें ग्लोबली अभी काफ़ी कम ही प्रोडक्शन हो रहा है ग्रीन हाइड्रोजन का। इंडिया कैन टेक लीड, लेकिन इंडिया इसमें एक मेजर प्रोड्यूसर बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमको नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है? इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का
वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। देखो ये इलेक्ट्रोलाइजर का तो कॉस्ट है ही, साथ में जो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना है उस पर भी कॉस्ट आएगा। अगर हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का भी इसमें कॉस्ट आएगा, तो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट इसका हो जाता है। लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। अब अगर हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी काफी इंटरमिटेंट नेचर का होता है। जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डे टाइम पे सन इज अवेलेबल, नाइट टाइम पे सन इज नॉट अवेलेबल। विंड का जो है वो भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कितना विंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें लिमिटेशंस है। वाटर की अवेलेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। वाई? बिकॉज हमें वाटर से ही बनाना है, इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर हमें वाटर को ही स्प्लिट करना है। रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा इसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। देन स्टोरेज। देखो इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टोर। इसका सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये है कि हम इसको स्टोर कर पाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस होता है। बिकॉज जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, लिक्विड है, तो हम उसको इजीली स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये गैस है, तो गैस है तो इसका वॉल्यूम, ये बहुत सारा वॉल्यूम लेगा। हमें इसको पूरा कंप्रेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके तब हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स कंप्रेशन ऑफ 700 टाइम्स, और 700 एटमॉस्फेयर का हमें इसको कंप्रेशन देना पड़ेगा, या फिर साथ में इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा -253 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन इसमें भी फिर से एनर्जी लगती है इन प्रोसेसेस में। ऑल्सो जो हाइड्रोजन है इट इज़ एक्सप्लोजिव, इसमें एक्सप्लोजन का और फायर का इसके भी इसमें चांसेस रहता है। लेकिन एडवांटेजेस क्या है ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी के? सबसे पहले तो इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी है। देखो अगर हम इसे कंपेयर करें, हाइड्रोजन में कितनी एनर्जी होती है जब ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसमें 143 मेगा जूल पर किलोग्राम की इसमें एनर्जी होती है। इसको हम कंपेयर करें अगर गैस, यानी कि जो मेथेन गैस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इसमें सिर्फ 53 मेगा जूल पर किलोग्राम है। पेट्रोल को अगर हम देखें तो 46 मेगा जूल पर किलोग्राम एनर्जी होती है। बायोडीजल ऑयल में होती है 42, डीजल जो है उसमें है 45। तो इन सब के कंपैरिजन में हाइड्रोजन में जो एनर्जी है 143 मेगा जूल पर किलोग्राम। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये किलोग्राम की बात हो रही है, तो 1 किलोग्राम तक हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या है, ये तो गैस है, गैस बहुत लाइट होती है, ठीक है, तो उसको हमें उतना ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा तब जाके वो 1 किलोग्राम का उसका वेट होगा। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से कंप्रेस कर पाए तो देन पर किलोग्राम, अगर हम वेट के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं इसका जो एनर्जी कैपेसिटी है, तो इट इज़ मोर देन नेचुरल गैस, पेट्रोल एंड डीजल। तो इट मीन्स कि हाई एनर्जी डेंसिटी है। रिड्यूस्ड इम्पोर्ट। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो या फिर सोलर विंड, तो हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जो हमारे एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल, तो ऑयल का हमें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट बढ़ता है। नॉन पॉल्यूटिंग एंड डिकार्बोनाइजिंग। तो जो हाइड्रोजन है इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, क्योंकि इसमें से कोई भी कार्बन इमिट नहीं होती है। अबंडेंस। कैन बी प्रोड्यूस्ड लोकली। देखो हम इसको बना सकते हैं, मेथेन से भी बना सकते हैं, गैसोलीन यानी पेट्रोल से भी, बायोमास से भी, कोल से भी, वाटर से भी, ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं इसे। बट वाटर से अगर हम इसे बनाते हैं तो ही ये एक क्लीन एनर्जी का सोर्स हो सकता है। तो इसी में जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है अब ये बनाया जाएगा। सबसे पहली बार जो पोर्ट है, बाकी जगहों पे प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कोई जो जो पोर्ट है उसमें पहली बार ये बनाया जाएगा। कहाँ पे? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट में। आप इस मैप में देख सकते हो, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे कांडा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोची पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट। तो ये है, दिस इज वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, टूटिकोरिन पोर्ट ही। देन चेन्नई पोर्ट, एनोर पोर्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है, एनोर। तो जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है ये इंडिया के जो 13 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें से एक है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है? टूटिकोरिन, तमिलनाडु में। देखो पहले इसका नाम तो टूटिकोरिन पोर्ट ही था, 2011 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया था वीओ चिदम्बरनार। ही इज वीओ चिदम्बरनार, जो कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे अभी इसका नाम है वीओसी पोर्ट, ठीक है। और ये जो पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रीजनल ट्रेड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो रीजनल ट्रेड के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो हमारे पोर्ट्स हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो शिपिंग वगैरह है उन सब में कार्बन इमिशन होता है, ठीक, तो उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू डीकार्बोनाइज द शिपिंग सेक्टर।
You can join our affordable courses for your better preparation. Registration link is given in the description box.